सॉल्वेंट, पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी मानते हैं बिकॉज इट कैन डिजोल्व मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पानी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर क्या कर रहता है, मतलब ये आप लोगों ने एक टर्म सीखा होगा, ये तो फिर सोलिबिलिटी फिर अलग टॉपिक होगा, उस पर अलग। पानी के अंदर वो तमाम चीजें हल होंगी जो खुद भी पोलर हो। पानी खुद पोलर मॉलिक्यूल है, आप लोगों ने एक टर्म सीखा होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती है। ठीक है, वो तमाम चीजें जो पानी के अंदर हल होती है वो पोलर होंगी, और ऐसी चीजों को हम लोग नाम देंगे। ये मेरे ख्याल में ये साइड मैंने मिटाना होगा, क्योंकि बोर्ड वो उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा, वो साइड नोट कीजिए। ये दूसरा साइड में मिटा रहा हूं, ठीक है, दूसरा साइड ये साइड में मिटा रहा हूं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने का मूड है मेरा। अच्छा चलो भाई, यहाँ पर आपको कुछ और सिखाऊंगा। डिटेल्ड लेक्चर है, इसके अलावा शायद आपको ऐसी डिटेल में वीडियो मिले, वो भी पानी के बारे में। इंशाल्लाह आप लोगों को हर वीडियो इसी तरह डिटेल वाइज मिलती रहेगी। तो मैं क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि वो चीज़ें जो पानी के अंदर हल होती है या पोलर चीज़ें हैं, पोलर चीज़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलर सब्सटेंसेस को। चूंकि पानी भी पोलर है, लिहाजा तमाम पोलर सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोफेलिक। उम्मीद है ये टर्म आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोफेलिक। हाइड्रोफेलिक से मुराद ये है, हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, और दूसरा लफ्ज है फेलिक, फेलिक स्टैंड्स फॉर लव, यानी पानी से प्यार करना। अब पानी से प्यार करने का मतलब ये है पानी की तरफ अट्रैक्ट होना, वो तमाम चीजें पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है, मसलन आप NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, तो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है। या फॉर एग्जांपल आप HCl ले लें, या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को ले लें जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सके, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। दूसरी चीज है हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर से फिर ये मुराद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, नॉन पोलर हो। पोलर और नॉन पोलर तो फिर अलग कंसेप्ट होगा, इतना फिलहाल याद रखिए जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो। इस चीज को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी पानी से नफरत करना। ठीक है, हाइड्रो तो फिर वही मतलब होगा, हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉर वाटर, और दूसरा लफ्ज है फोबिक, फोबिक स्टैंड्स फॉर हेट, पानी से क्या करना, नफरत। या से पानी से नफरत करने का मतलब ये है कि पानी से दूर भागना। जिस तरह घी होता है, पेट्रोल वगैरह होते, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, बल्कि पानी के अंदर मिक्सअप ही नहीं होते। इसको हम लोग इमिसेबल भी कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। खैर फिर तो ये अलग कंसेप्ट होगा। फिलहाल इतना याद रखें, पानी के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तमाम चीजें हल हो सकती है, बशर्त ये कि वो चीज पोलर हो। नॉन पोलर चीजें पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती है, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। ओके, वाटर हैज कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, ये भी एक अहम टर्म है, ये आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है। नहीं जानते, को की लफ्जी मानी है को CO को का मतलब होता है सेम, को का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और दूसरा लफ्ज है हमारे पास एड या एडी, एड का मतलब होता है डिफरेंट। अब इसको समझ लो, 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में, ये समझ लो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है। पानी के दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में डिटेल से समझाऊंगा कि क्यों खींचते हैं, कैसे खींचते हैं। ठीक है, आखिरी बात यह हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में होगी। तो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं, इस तरह खींचने की जो कुव्वत है या जो सलाहियत है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, यानी दोनों पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसी फोर्स को हम लोग कहते हैं एडिसिव फोर्सेस या एडिसिव प्रॉपर्टी। और अगर पानी किसी और चीज को अपनी तरफ खींच ले या पानी किसी और चीज के साथ चिपक जाए, आप लोग देखते हो ग्लास में, शीशे के गिलास में, प्लास्टिक के गिलास में, देखते हो कतरा कतरा पानी उधर चिपका हुआ होता है, पानी ग्लास के साथ चिमटा हुआ होता है, मतलब जो भी आप कहते हो,
पानी जब किसी और चीज के साथ चिमट जाए, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं एडिसिव फोर्सेस। तो पानी के अंदर एडिसिव फोर्सेस भी मौजूद है, कोहेसिव। एडिसिव मतलब दो पानी के मॉलिक्यूल आपस में, और एडिसिव का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल किसी और चीज के साथ चिमट जाए या किसी और चीज को अपनी तरफ खींच ले, इसको कहते हैं एडिसिव फोर्सेस। तो पानी के अंदर ये दोनों सलाहियतें मौजूद है, ये दोनों खसूसियात मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ा और आ जाओ केमिस्ट्री के अल्फाज की तरफ, थोड़ा सा और है कि मैंने क्या लिखा, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आप नहीं जानते तो देख ले, आज समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हीट ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है? सबसे पहले वेपोराइजेशन तो आप जानते हो, वेपोराइजेशन एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क है। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है और वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, अगर एक एटीएम टेम्परेचर हो तो एक एटीएम एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर हो, तो पानी 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल करना शुरू करेगा, यानी ये इसका बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन से यहाँ पर क्या मुराद है। समझ लो पानी उबलने लगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ये बॉयल होने लगा। अब आप क्या करते हो, आप टेम्परेचर जितना भी बढ़ा है, जितना भी आप बाहर का टेम्परेचर, जितना भी पानी का टेम्परेचर 100 से आगे नहीं जाएगा। ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर किधर जाता है पता है? ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने में यूज होता है। यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन से मुराद ये है, ये अमाउंट ऑफ हीट है जब आप किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर आपने कितना बरकरार रखना है, 100, ठीक है। 100 से आगे नहीं जाता पानी का टेम्परेचर, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी चीज का टेम्परेचर आगे नहीं जाता। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर टेम्परेचर रुका हुआ है। आप जितना भी हीट दे दे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन पानी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, 2260 जॉल पर ग्राम है। यानी एक ग्राम में, जॉल तो आप सब जानते हो हीट या एनर्जी का यूनिट है, जबकि ग्राम मतलब एक ग्राम, अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है तो 1 ग्राम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर चेंज किए बगैर तो आपको इतनी हीट देनी होगी, 2260 जॉल जो है हीट या एनर्जी देनी होगी। इसको अगर आप कैलोरीज में लेना चाहते हो, कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसी वैल्यू को यानी 2260 को आप डिवाइड कर दे। आप लोगों को पता है 4.18 से, आप लोगों को पता है एक जो कैलोरी है वो 4.18 के बराबर है, वो जूल के बराबर है। तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, आपको कैलोरी के हिसाब से आंसर मिल जाएगा। बाहर आमतौर पर केमिस्ट्री में हम लोग जॉल के हिसाब से लेते हैं, बायोलॉजी में फिर कैलोरी का मैंने फार्मूला बताया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये तो आपको हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मिला। दूसरी चीज है हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें गलत मत हो। यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम लोग लिक्विड को, ठीक है, किसी लिक्विड को चेंज करते थे वेपर्स में, ठीक है, लेकिन क्या चेंज नहीं करते थे, टेम्परेचर चेंज नहीं करते थे, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज किए बगैर ये हमारे पास ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ। दूसरी चीज हीट ऑफ फ्यूजन है। यहां पर हम लोग सॉलिड को, यानी समझ लो आइस की मैं बात कर रहा हूं, सॉलिड को हम लोग चेंज करते हैं लिक्विड में। यानी आइस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको फिर कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। पानी के हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 334 जॉल पर ग्राम है। यानी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप आइस निकाल दे, जमीन पर रख दे या कहीं पर भी रख दे, देखा होगा आइस का टेम्परेचर, आइस तो बना था 0 पर या माइनस में चला गया था, लेकिन अगर आइस दोबारा पिघलने लगता है, डायरेक्ट नहीं पिघलता, एकदम से आइस नहीं पिघलता। आप लोगों ने देखा होगा स्लोली स्लोली, क्योंकि वो हीट ऑफ फ्यूजन उसको चाहिए, इर्द गिर्द के माहौल से उसको इतना टेम्परेचर चाहिए कि वो क्या कर दे, मॉलिक्यूल को थोड़ा एक्सपेंड कर दे, मॉलिक्यूल फैल सके, मतलब पानी जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो सके, आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि मतलब यहाँ पर भी अपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है वेपोराइजेशन में, और ना फ्यूजन में टेम्परेचर चेंज करना है। सिर्फ एक जगह पर क्या लिक्विड से वेपर्स बनाना है, दूसरी जगह पर सॉलिड से क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। इसको कहते हैं, ये दोनों टर्म्स थे, उम्मीद आप सब समझ गए होंगे। और इसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी चीज जरूरी है। पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.18 जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूं मेरे भाई। समझ लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है,
छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, इसमें 1 ग्राम पानी है। कितने ग्राम पानी है? 1 ग्राम। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, समझ लो इसका T1 था, टेम्परेचर नंबर 1 था, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और आपने टेम्परेचर नंबर 2 कर दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मुझे बताओ टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया T1 से T2 तक? सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की मिकदार कितनी थी? पानी की मिकदार 1 ग्राम पानी इसमें मौजूद था। अब 1 ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर हम लोग 1 सेंटीग्रेड बढ़ाएं, ठीक है, इसको कहते हैं पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। यानी 1 ग्राम पानी और 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से तो पानी कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है? 4.18 जो हीट है इसको एब्जॉर्ब कर सकती, जो कि बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो साहिली इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, समझ लो कराची है, गवादर है, या कोई ऐसा समुद्री साहिली इलाका है, वहां पर दिन और रात का टेम्परेचर तकरीबन सेम रहता है। वजह यह है कि दिन के वक्त ये पानी जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रात के वक्त यही टेम्परेचर वापस रिलीज करता है, तो दिन और रात का टेम्परेचर तकरीबन सेम रहता है। और वो इलाके जहाँ पर पानी बहुत कम हो, खुश्की हो, तो वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब पानी नहीं होता जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। खैर ये तो फिर अलग टॉपिक होगा। पानी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। पानी के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये एबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बाउंड है। हाइड्रोजन बाउंड तो फिर अलग से आप लोगों को सिखाऊंगा इधर। और आगे सरदार सिखा रहा है आप लोगों को कि वाटर इन लिक्विड्स, ये बड़ी अहम खसूसियत है, बस ये सीख लो, आपको पूरा सिस्टम क्लियर है। सबसे अहम खसूसियत तो अभी आया। आप लोगों ने कभी महसूस किया है, थोड़ा सा एक बार ये पॉइंट नहीं समझाता, एक बार आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप लोगों ने जवाब देना है। पहली बात, अगर आपने ऑब्जर्वेशन की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो ये एब्जॉर्ब कर ले। मतलब आपके पास समझ लो यहां तक पानी पड़ा है, किसी ग्लास के अंदर, किसी कप के अंदर, किसी मतलब किसी भी चीज के अंदर पानी मौजूद है। मतलब ये सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस ऑफ वाटर है, पानी की सतह है, ठीक है, पानी की सतह यहां तक है। अब आमतौर पर होता तो ये है कि जब हम किसी चीज को ठंडा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? मतलब टेम्परेचर तो कम हो जाता है ठंडा करने के बाद। फिर क्या हो जाता है पता है? इनके मॉलिक्यूल दूर जाते हैं कि करीब आते हैं? सर ठंडा करने से मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, लेकिन पानी अलग चीज है। पानी को ठंडा करने पर, पानी अगर आप आइस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये करीब आने के बजाय दूर जाएगा। ये रीजन बताता हूं डिटेल से, यही तो बहुत अहम टॉपिक है। आपको एक बार फिर सुनिए, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको ठंडा करोगे मॉलिक्यूल करीब आएंगे, पानी को ठंडा करोगे मॉलिक्यूल करीब नहीं आएंगे बल्कि दूर हो जाएंगे। पानी ठंडा करने पर एक्सपेंड हो जाता है, या यूं समझ लो पानी से बर्फ बनाने के बाद पानी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ये सरफेस ऑफ क्या है? सरफेस ऑफ आइस है। ये आइस की, पता है आइस का जो वॉल्यूम है वो पानी के वॉल्यूम के मुकाबले में 10% इंक्रीज होता है। मतलब आइस ज्यादा जगह को कवर करता है, इसके मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। रीजन बताता हूं क्यों दूर हो जाते हैं, पहले इतना समझ लो, दूर हो जाते हैं। कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाती है इनका वॉल्यूम? 10% इंक्रीज हो जाता है, मतलब दूर जाते। एक तो ये ऑब्जर्वेशन आप खुद करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर मुझे कमेंट में बता दें कि सर ऐसा ही हो रहा था, या आप लोगों ने कहीं पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप कर ले कि आप लोगों ने सुना होगा सर्दियों में, या देखा होगा कि पानी के पाइप फट जाते हैं। सर्दियों में पानी के पाइप फट जाते हैं। वो क्यों फटते हैं आप लोगों को पता है? ये नहीं है कि ज्यादा ठंडा होने की वजह से पाइप फट जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग कंसेप्ट है, अभी मैं समझा रहा हूं। होता कुछ यूं है, समझ लो ये आपके पास कोई पाइप है, इसके अंदर पानी है। पानी जब बर्फ बना ले तो बर्फ की वो क्या हो जाता है? बर्फ, पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो जाता है। यहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद फिर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है? वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद तो पाइप के ऊपर प्रेशर आएगा ना, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से पाइप जो है वो फट सकता है। यानी आसान अल्फाज में, पानी अगर किसी पाइप के अंदर है और वो बर्फ बना ले तो उसका वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर, अगर पाइप कमजोर है तो पाइप फट भी सकता है, अगर ताकतवर है उस प्रेशर को शायद बर्दाश्त कर ले। ये दो ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने करनी है। तीसरी और आम ऑब्जर्वेशन जो इधर मैंने लिखी है
वो ये है कि आप अगर आइस को पानी में डालें, आइस पानी में कभी डूबता नहीं है, आइस पानी में कभी डूबता नहीं है। क्यों? आइस जो है पानी के सर पे रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी 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 तो आप लोग जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी तो फिर अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी हो जाए। डेंसिटी की चीज के बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि आइस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी आसान अल्फाज में, पानी जब फ्रीज हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल करीब आने के बजाय दूर चले जाते हैं। एक बार फिर सुनिए, पानी जब आइस बना लेता है, पानी के मॉलिक्यूल करीब आने के बजाय क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ये पानी की एक खास खसूसियत है जो तमाम कंपाउंड से पानी को अलग रखता है। ये पानी की एनोमेलिस प्रॉपर्टी या पेक्यूलर खसूसियत है, या आप कहो कि बिल्कुल उल्टा ही सिस्टम हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, मैंने यही लिखा है, फिर डायग्राम वाइज भी समझाऊंगा। वाटर इन लिक्विड स्टेट हैज मोर डेंसिटी। पानी अगर लिक्विड हालत में है, ज्यादा डेंसिटी रखता है देन इट्स सॉलिड स्टेट, यानी आइस। आइस की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। यानी आइस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, पानी के मॉलिक्यूल करीब करीब है। Therefore, ice float on surface of water. आइस जो है वो पानी की सरफेस पर तैरता रहता है एंड डज नॉट सिंक इनटू वाटर, और पानी के अंदर डूबता नहीं है। क्लियर है? आइस हैज 10% मोर वॉल्यूम देन वाटर। आइस जो है वो पानी से 10% ज्यादा वॉल्यूम रखता है। मैंने आखिर में लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को समझा दूं, ठीक है, फिर ये आइस वाली कहानी जो है वो आप लोगों को तसल्ली से समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पर मैं वाइंड अप करूंगा, मिटा रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, या अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद सरदार मिटा रहा है, ठीक है, ओके, मैं मिटा रहा हूँ। और एक बार ये हाइड्रोजन बॉन्ड समझा दूं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एक लफ्ज से तो पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इसमें हाइड्रोजन तो होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता और मुझे ये भी वो है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलत सीख गए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड सीखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग सी बात है आपके पास। हाइड्रोजन बाउंड जिसको हम लोग HB से शो करते हैं, सबसे पहली बात यह कि ये एक फिजिकल बाउंड है। कौन सी चीज है? शायद डिफिनेशन में ना लिखूं, फिजिकल बाउंड है। कौन सा बाउंड है? केमिकल बाउंड नहीं, ये फिजिकल बाउंड है। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंट्रा नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी दो मॉलिक्यूल के दरमियान में है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के दरमियान में है, जहां पर क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड इन में आता है, फोन में, FON, फोन में, इस तरीके से याद रखिए, फोन, यानी एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ या तो फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इतना आसान नहीं यार, अभी समझाता हूं, डिटेल से समझाता हूं कैसे। ये देखिए, समझ लो, मैं लिखता हूं HF, क्या लिखता हूं? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फिर लिखता हूं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से एक और HF लिखूंगा, यार क्या चाहता है मेरा, क्या यहाँ H और F के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? फ्लोरीन के साथ ना। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है? अगर आप ये समझते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपने गलत सीखा है। इस तरह नहीं है, न यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, न यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक मॉलिक्यूल बना है कि नहीं बना है? ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को आपस में अटैच करने का काम करेगा, दो एटम्स को नहीं। पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर करो। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बाउंड, और या इसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये एक मतलब तीन मॉलिक्यूल है। अब आप लोगों को पता है ये तीन एटम जो है सबसे ताकतवर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 है, इसको आसानी के लिए हम लोग 4.0 लिखते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 है, जबकि हाइड्रोजन बिचारी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ठीक है 2.20 है। तो आप लोग देख रहे हो मतलब सबसे ताकतवर एटम फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद नाइट्रोजन है और इसके बाद हाइड्रोजन तो सबसे कमजोर है। अब होगा क्या, आप लोगों को पता है जो ताकतवर एटम है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो वो खींचेगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शीर हुए हैं किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो ये शुरू में जो मैंने समझा था पोलर मॉलिक्यूल बना के नहीं बना, शाबाश, मतलब ये भी पोलर है, ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास बेटा पोलर है, और ये भी क्या है पोलर है। अब क्या ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा? अगर आपने इस तरह सीखा है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव अटैच होता है तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को गलत सीखा है। सही तरीका क्या है होगा, तो होता कुछ यूं है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो गई। तो फिर डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या फर्क है? हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ अलग कंसेप्ट है। ये देखो फ्लोरीन जो हमारे पास एटम है इसके टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेल में 7 एल में, आखिरी शेल में कितने हैं 7, एक ने बॉन्ड बनाया, कितने रह गए 6 रह गए, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है। अब होता कुछ है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव है वो पार्शियल नेगेटिव के साथ अटैच नहीं होगा बल्कि लोन पेयर के साथ अटैच होगा। अब उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, किस चीज के साथ अटैच होगा, यहां पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार फिर सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल को अटैच कराता है। एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। यहाँ पर मैं फ्लोरीन का एग्जांपल दे रहा हूं। तो दूसरे फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, फ्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव के साथ, बल्कि फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ। अब आप लोगों को पता है लोन पेयर ताकतवर है किस चीज से, पार्शियल नेगेटिव से, तो लिहाजा ये बहुत मजबूती से इसको खींचेगा। और याद रखिए फिजिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, एक बात। और दूसरी बात आप लोगों को एक और बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड वाहिद फिजिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का किरदार है। वैसे आप लोगों को पता है फिजिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कोई रूल नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल की अटैचमेंट जब होती है इलेक्ट्रॉन कोई शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होते। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन किसके बीच में हुई, लोन पेयर और किसके बीच में हुई, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव के। पार्शियल पॉजिटिव हमेशा हाइड्रोजन होगा, जबकि लोन पेयर फ्लोरीन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है। यहां पर ये देखो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे कि हमारे पास है NH3 यानी अमोनिया की अगर मैं बात करूं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। खैर ये तो इसका ओरिजिनल शेप नहीं है, ठीक है, फिर ये कमेंट करेंगे कि सर जी इसका शेप तो क्यों ऐसे बना रहे हो, ठीक है, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो तो यही कहेंगे कि सर आप इसका स्ट्रक्चर क्यों ऐसे बना रहे हो, ठीक है। खैर ये सर 4 हो गए, चलो एक मिटा लेता हूँ, 3 हो गए। अभी देखो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेल में 5 एल में, आखिरी शेल में कितने हैं 5 है। 5 में से कितने ने बॉन्ड बनाए, 3 ने बॉन्ड बनाए। देखो पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कितने रह गए जिन्होंने बॉन्ड बनाया, 2, लोन पेयर रह गया कि नहीं। इसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां पर ये देखो हम लोग चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, तो फिर ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। एक बार फिर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैं तेज तेज समझा रहा हूं ताकि आप लोग वो बोर हो रहे होंगे। मैं पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड समझा रहा हूं, ये देखिए पानी का जो स्ट्रक्चर है समझ लो, ये एक पानी का वी शेप क्यों है मैंने समझा दिया, ठीक है। ये दूसरा मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है, अभी इसको समझ लो। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मैं समझा देता हूँ। पानी के जो ऑक्सीजन एटम इसके पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है, मैंने अभी समझाया, ठीक है, 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव। अभी क्या होगा पता है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है जाकर उस लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ क्या नहीं, याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बार फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पानी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस है। कोहेसिव से मुराद है पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से खींचते हैं, इसलिए पानी के जो ड्रॉप्स है वो कतरा कतरा बनते हैं। कतरा इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या कौन सा बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, भले ही फिजिकल बॉन्ड है लेकिन बहुत मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल से लोन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हाइड्रोजन। इस तरीके से बहुत सारे पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ये भी बता दो, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, आप लोगों को एक और खास चीज बता दूं। कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि देखो
HF है ये गैस है, ठीक है, HF गैस की हालत में है, जबकि NH3 भी गैस की हालत में है, जबकि पानी गैस नहीं है। पानी हमारे पास आपको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। पानी लिक्विड क्यों है? गौर से सुनो, पानी लिक्विड क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो पानी गैस के फॉर्म में होता, और पानी के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये भी याद रखिए, पानी के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। अभी बना के देता हूं दो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है। ये साइड में मिटा रहा हूं, इस साइड में बहुत मजे की है, ये साइड मिटा दो सरदार। चलो भाई, ये साइड में मिटा रहा हूं, इस साइड में मिटा रहा हूं, ठीक है, मिट गया। अच्छा, अभी देखो, ये समझ लो मेरे पास है वो पानी का एक मॉलिक्यूल, ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव, वो पार्शियल बाद में लगाता हूं, एक बार एक और इधर लगा लेता हूं पानी का मॉलिक्यूल। अब नीचे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टारगेट कीजिए, इसके मैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दूंगा कि पानी के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सही है, लोगों को पता है क्या है, दो लोन पेयर है कि नहीं है? इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, दो लोन पेयर है, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, जल्दी से मैं समझा रहा हूं, ये देखो, ये लोन पेयर उस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो इधर बनेगा, ठीक है, और ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। क्या इस पानी के मॉलिक्यूल ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? क्योंकि दो लोन, वो भी ऊपर इस एक साइड उधर अटैच होगा, एक उधर अटैच हो जाएगा, एक इधर एक उधर, मतलब इस तरीके से हर पानी का जो मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए पानी लिक्विड स्टेट में है, पानी का हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा है, हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है, और पानी की डेंसिटी भी ज्यादा है। तमाम खसूसियात पानी की, अक्सर जो खसूसियात है वो किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अगर पानी के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड ना होते तो इतनी सारी, मतलब पानी का हीट ऑफ, मतलब आप लोगों ने ये तो देखा है, पानी और पेट्रोल को एक साथ रखो, पानी मतलब पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी वेपर्स बना लेते हैं, जबकि पानी जल्दी वेपर्स नहीं बना लेता, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत है, जबकि पेट्रोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए पेट्रोल जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। हालांकि दोनों लिक्विड्स है, उम्मीद है ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब लास्ट चीज समझा रहा हूं कि पानी जो है वो याद रखिए, पानी मैं लिखूंगा, एक बार फिर डेंसिटी की तरफ आऊंगा, वाटर हैज, एक जुमला लिखता हूं, वाटर हैज हाईएस्ट, उम्मीद है ये जगह आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, मेरे कैमरे में भी नहीं है, मैं अकेला हूं। वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी, पानी की पानी जो है हाईएस्ट डेंसिटी रखता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जुमला जरूर याद रखिए। पानी की डेंसिटी कितनी सेंटीग्रेड पर? सबसे ज्यादा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी है मैं वैल्यू बता दूं, वो इतनी है 0.9999, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर तो डेंसिटी का यूनिट है, मतलब इसकी वैल्यू है। अब देखो, 4 स्टेट पर पानी, 4 सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब टेम्परेचर समझ लो 4 से आप बढ़ा रहे हो, 5 कर दो, सही है, थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं, 6 कर दो, सही है, 6 सेंटीग्रेड, या कम कर दो बिलफर्ज, 3 सेंटीग्रेड कर दो, 2 सेंटीग्रेड कर दो, 1 सेंटीग्रेड कर दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, फॉर एग्जाम्पल -1 कर दो, या फिर मैं अहम चीज समझा रहा हूं, 4 सेंटीग्रेड पर कितनी थी वो सामने लिखा है। अब पानी कितने सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है? ये 0 पर, तो इसकी डेंसिटी ये है 0.9998। कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ये है जब डेंसिटी कम हो गई तो इसका मॉलिक्यूल, मतलब ये है कि मॉलिक्यूल दूर हो गए। गौर से सुनो, पानी का टेम्परेचर अगर आप 4 से बढ़ा ले तब भी मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं, 4 से बढ़ा ले। अगर 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम कर दे तब भी मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। दिलचस्प चीज है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के मॉलिक्यूल सबसे करीब होते हैं। 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाया तब भी मॉलिक्यूल दूर हो गए, 4 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम किया तब भी मॉलिक्यूल दूर हो गए, करीब नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ सबसे करीब तर जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से सेंटीग्रेड पर होते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। इसलिए वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है हाईएस्ट लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। आखिर में स्ट्रक्चर बना कर दूंगा आइस और उसका, फिर यहाँ पर वाइंड अप भी कर रहा हूँ। आइस और किसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ? पानी का। आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आइस ज्यादा जगह को क्यों ऑक्यूपाई करता है। एक बार मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड समझाना था, फिर ये डेंसिटी का थोड़ा कंसेप्ट समझाया, आखिर में मैं ये समझा रहा हूँ कि आइस क्यों ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू वाटर। सादा बात तो ये है कि आइस के मालिक्यूल दूर दूर हैं, जबकि पानी के मालिक्यूल करीब हैं। वे दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको रेगुलर पैटर्न मिलता है। खैर है, अभी दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर, और इधर लिखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेरे भाई अभी देखो, गौर से सुनो, देख लो, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पानी का स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूं। ये देखें, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, अभी अभी मैंने समझाया। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड आप बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक और पानी का मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो रहे हैं, नीचे भी इनके साथ आप अटैचमेंट करवा सकते हो। ये देखिए, ये लोन पेयर तो रखते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, आप सब जानते हो। अब आप लोगों को ये भी पता है कि पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोगों को पता है पार्शियल पॉजिटिव किसके साथ अटैच होगा? पार्शियल नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? गुड है। या फिर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यहाँ भी एक मॉलिक्यूल अटैच उस तरीके से ऊपर नीचे सब कुछ अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन पानी का, आइस का जो स्ट्रक्चर है वो एक रेगुलर पैटर्न इख्तियार कर देता है, वो हेक्सागोनल शेप बना लेता है। ये देखो, हेक्सागोनल, 6 कॉर्नर रखने वाला, दूसरा ओ, तीसरा ओ, चौथा ओ, पांचवा ओ, छठा ओ। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, ठीक है। आइस का स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई, सरदार थका दिया भाई, इतनी बड़ी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी भाई। अच्छा चलो भाई, जल्दी से वो एक बार चार्जेस जरूर लगाने हैं, आपने गलती नहीं करना, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लगाना, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। मैंने वजह बताई है डिटेल के साथ, इससे के अलावा आपको इतनी डिटेल से वीडियो नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, लोन पेयर तो भी लगाओ। ओ सरदार यार क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। उसके लिए निकलना है, किसके लिए निकलना है भाई? ये देखो, इसके ऊपर मैंने लोन पेयर भी लगा ली है। अभी लोन पेयर भी हो गए। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैं समझा चुका हूँ, हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में, 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 हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में। इस स्ट्रक्चर देखो, दरमियान में स्पेस क्रिएट हो गई। यहाँ पर पानी के बीच में कोई स्पेस नहीं, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गई। इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल, 6 कॉर्नर रखने वाला ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। मतलब एक रेगुलर पैटर्न बन गया। पानी का जो वो लिक्विड वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मुसलसल बनता है टूटता है, मुसलसल बनता है टूटता है। जबकि यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में जब पानी का जो स्ट्रक्चर, मतलब आइस का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता नहीं है, एक रिजिड सा बन जाता है, दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसलिए पानी कम स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जबकि आइस जो है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है, मतलब दरमियान की जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यहाँ तक थी हमारी बातें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं एमडीकेट के बाकायदा, एफएससी एमडीकेट लेवल के बाकायदा वन शॉट लेक्चर, यानी एक चैप्टर एक ही लेक्चर में आपको मिलेगा। खासकर एफएससी वाले और एमडीकेट वाले मेरी बात समझते हैं, इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहे, खुशियाँ बांटते